नमस्कार, मैं शिव शंकर सारथी आपके अपने छत्तीसगढ़ सारथी से। तो कांग्रेस में कमियां बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन यह बात तो माननी पड़ेगी कि कांग्रेस ने 70 सालों में देश को बेहद मजबूती दी थी, नींव बहुत मजबूत सा बनाया था। लेकिन सोचने वाली बात है कि 3 वैक्सीन निर्माता कंपनी होने के बावजूद, भारत सरकार के अधीन 3 निर्माता कंपनी होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को इतनी भी फुर्सत नहीं मिली कि इन 3 कंपनियों से उत्पादन शुरू करवा लेते जब उन्होंने फर्स्ट लॉकडाउन लगवाया था। फर्स्ट लॉकडाउन लगवा यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी फर्स्ट लॉकडाउन लगाने के साथ ही सीरियसली इस बारे में जुटते, वैक्सीन के निर्माण के बारे में जुटते, सबसे पहले शोध उसके बाद निर्माण के बारे में जुटते, तो आज देश में हाहाकार की हालत नहीं होती। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बारे में बात कर लेते हैं, भूपेश सरकार की। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब को लेते हुए ही बात कर लेते हैं चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल की या उनके सरकार की। तो वो तो अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की वीसी में कलेक्टर साहब एक्सपोज हुए, वरना भूपेश सरकार पत्रकारों, आम लोगों और विपक्ष का तो सुनना ही नहीं चाहती है। सोचिए कि राजधानी से महज 125 किलोमीटर दूर बैठा एक कलेक्टर का यदि ये हाल है, तो 300-400 किलोमीटर दूर बैठे कलेक्टर क्या हाल कर रहे होंगे पत्रकारों, आम लोगों और विपक्ष के नेताओं का, या उन नेताओं का जो भूपेश बघेल के गुट से बिलोंग नहीं करते हैं। याद करिए कि आखिर बीच सड़क एक बुजुर्ग पत्रकार की पिटाई क्यों कर दी गई थी। पत्रकार कमल शुक्ला स्थानीय लोगों की तरह ही एक कलेक्टर का ही तो तबादला चाहते थे। आखिर उनकी ही शिकायत तो वो राजधानी में बैठी सरकार के समक्ष किया करते थे, जिसके चलते कलेक्टर साहब नाराज थे। लेकिन भूपेश तो भूपेश हैं, भला वो कहाँ किसी की सुनते हैं। एक सप्ताह के भीतर 2 कलेक्टर एक्सपोज हो गए हैं। पहले कलेक्टर हुए जांजगीर चांपा के यशवंत कुमार और दूसरे कलेक्टर हैं डोमन सिंह, महासमुंद जिले के। राजधानी से महज 125 और 60 किलोमीटर की दूरी पर कलेक्टर एक्सपोज हुए हैं। अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी सुधाकर बोदले का जो अनशन हुआ है, वो क्या कलेक्टर के खिलाफ नहीं है। 7,000 का सामान आखिर 14,000 में क्यों खरीदा जा रहा है। भूपेश सरकार की आलोचना करने के लिए कुछ रिपोर्ट्स का सहारा लेना चाहिए, और यह रिपोर्ट्स हाल के 20-22 दिनों में ही आई है, जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग जमकर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। तो रिपोर्ट्स यह बताती हैं कि पूरे देश में गरीबी बढ़ रही है, मिडिल क्लास मरता ही जा रहा है, उसकी आर्थिक परिस्थितियां दिन ब दिन बिगड़ रही हैं। लेकिन भूपेश सरकार को राजीव गांधी किसान न्याय योजना और महतारी दुलार योजना के अलावा कुछ सूझता नहीं है। महतारी दुलार योजना उन्होंने हाल ही में लॉन्च की है, जब बड़े पैमाने पर कोविड के सेकेंड वेव ने लोगों की जानें ले ली हैं। छत्तीसगढ़ में लगभग 15,500 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। तो समझा जा सकता है कि जब 11,500 लोगों की मौतें हुई हैं, तो आखिरकार कितने बच्चों के सिर से माता पिता या किसी एक का, पेरेंट्स में से किसी एक का साया उठ गया होगा। अच्छी योजना है महतारी दुलार योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना अच्छी योजना है, लेकिन सरकार ने जिम्मेदारी तो पूरी जनसंख्या की ली है। 3.25 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है सरकार की। लेकिन सरकार महतारी दुलार योजना जो हाल ही में लॉन्च हुई है उसका गुणगान कर रही है, और राजीव गांधी किसान न्याय योजना का ढिंढोरा और गुणगान तो सालों से जारी ही है। आश्चर्य की बात है कि भूपेश सरकार अब गोधन न्याय योजना को भी भूल चुकी है। जिस गोधन न्याय योजना के बारे में भूपेश सरकार यह बताती रही कि इस योजना के बाद संपन्नता आ रही है, तो जब लगभग महीने सवा महीने से यह योजना बंद सी हो गई है, तब भूपेश सरकार को यह बताना चाहिए कि गोधन न्याय योजना से वीकली लगभग 3 से 10 हजार रुपये यदि किसी पशुपालक को मिल जाया करते थे, तो इस दौरान उसे जब यह रुपया नहीं मिल रहा है, तब उसका क्या हाल हो रहा है।
टीकाकरण और शराब, इन दो मुद्दों पर तो बात करने का मतलब है भैंस के सामने बीन बजाना। शराब किस कदर छत्तीसगढ़ को खोखला कर रहा है यह कई कई रिपोर्ट्स पढ़कर पता चलता है, लेकिन भूपेश सरकार के सामने शराब और टीकाकरण की बात करना भैंस के सामने बीन बजाने को लेकर की तरह है। तो जिस तरह से डॉक्टर रमन सिंह ने एवरेज इनकम आंकड़ों में यह बता दिया था कि 92,000 के आसपास राज्य की प्रति व्यक्ति आय है, तो 2,500 रुपया बढ़ाकर भूपेश सरकार ने इसे 94,500 रुपया कर दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब यह भी भूल चुके होंगे कि कांग्रेस भवन में बैठकर उन्होंने एक प्रेस वार्ता ली थी और इस प्रेस वार्ता में उन्होंने पनामा कांड का जिक्र किया था। लगभग 3 साल पूरे करने वाली सरकार अमन सिंह, मुकेश गुप्ता और अभिषेक सिंह के खिलाफ आखिर क्या कर पाई कि वो फिर से डॉक्टर रमन सिंह और संबित पात्रा के खिलाफ रायपुर के एक थाने में एफआईआर करवा चुकी है। भूपेश जी, अर्णब गोस्वामी के खिलाफ भी तो 100 से ज़्यादा या 100 एफआईआर हुआ था, क्या हुआ उसका? आपकी छत्तीसगढ़ पुलिस हाई प्रोफाइल लोगों को थाने तक चाय पानी तक के लिए भी नहीं ला पाती है। माता कौशल्या के आप भक्त हैं या हमको जनसंपर्क विभाग की वीडियो डॉक्यूमेंट्री से पता चलता है, तो आपको इतना तो पता ही होगा कि माता कौशल्या के सुपुत्र श्री राम प्रजा का हाल चाल जानने वेश बदल कर जाया करते थे। आप भी एक दिन हिम्मत करिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और वेश बदल कर जाइए रायपुर के कोतवाली, गोल बाजार और मौदाहारा थाने में। इलाके को लेकर आपको वेश बदल कर जब आप जाएंगे तो इलाके को लेकर तीनों थानों की पुलिस माँ बहन की गालियों के साथ यदि आपका सत्कार नहीं कर दे तो आप हमें फोन करके बता दीजिएगा। तो जब 3 थानों की पुलिस और छत्तीसगढ़ में लगभग यही हालात है कि जिले की पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती, तब दिल्ली में बैठे व्यक्ति और पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का क्या मतलब है? आखिर एफआईआर दर्ज हुई थी अमन सिंह, मुकेश गुप्ता और अभिषेक सिंह के खिलाफ, क्या हाई प्रोफाइल लोगों को थाने तक भी ला पाई आपकी पुलिस? डॉक्टर रमन सिंह के सुपुत्र और राजनांदगांव से सांसद रहे अभिषेक सिंह, मुकेश गुप्ता, अमन सिंह को कोई भी पुलिस थाने तक नहीं ला पाई कि उसे चाय और पानी भी पिलाया जा सकता था। जिन्हें आप आरोपी मानते हैं उन लोगों तक आपकी पुलिस चाय पिलाने के लिए थाने तक नहीं ला पाई। इसके पीछे आपकी हड़बड़ी थी या कानून की कमियां, यह आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। और आप यह भी कह सकते हैं, जिसमें हमें सहमत होना पड़ेगा, कि यह बदलापुर नहीं था, इसमें सरकार का कोई इंटरेस्ट नहीं था। जिस तरह की परिस्थितियां थी या क्राइम हुआ था उसके चलते अमन सिंह, मुकेश गुप्ता और अभिषेक सिंह के खिलाफ एफआईआर हुआ और उन्होंने कानूनी तरीके से राहत ले ली। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है ऐसा आप मानते होंगे, और यह मान लेना मीडिया की भी मजबूरी है, वरना 100-125 करोड़ के मानहानि का दावा हो जाता है। मुख्यमंत्री जी, हम अपने पहले के बहुत से वीडियोस में आपकी तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी से करते रहे हैं, तो आज एक तुलना कर लेते हैं आपकी डॉक्टर रमन सिंह साहब से भी। डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में भी आम स्थानीय लोग और आदिवासी पुलिस और नक्सलियों दोनों के हाथों प्रताड़ित होते रहे हैं, मारे जाते रहे हैं। बतौर प्रदेश अध्यक्ष आप जो कहा करते थे नक्सल मामलों को लेकर, उन सारी बातों को आप भूल चुके हैं। आपके कार्यकाल में भी शुरुआत के दिनों को छोड़ दिया जाए, लेकिन हाल के 3 महीनों में बड़े पैमाने पर आदिवासी फेक एनकाउंटर का शिकार हो रहे हैं या प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं, आम लोग और स्थानीय लोग। सीलेघर की घटना के बारे में आपको पता ही होगा। अच्छी बात यह हुई कि जिस तरह से डॉक्टर रमन सिंह सलवा जुलूम चला लिया करते थे, यह आप भी माना करते थे कि कहीं ना कहीं अजीत जोगी से उनकी दोस्ती थी, तो क्या जब सीलेघर की घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग मुंह सिले हुए हैं, तब क्या यह माना जाए कि आप भी संतुलन बनाने में कामयाब हो गए हैं, दोस्ती कर लेने में कामयाब हो गए हैं? डॉक्टर रमन सिंह साहब दोनों हाथों से रुपया लुटाया करते थे मीडिया हाउसेस के लिए, और इसी तरह से आप भी दोनों हाथों से दिल खोलकर रुपया लुटा रहे हैं मीडिया हाउसेस के जरिए। जिस तरह से डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में पुलिस सामाजिक कार्यकर्ताओं को मिलने से रोक लिया करती थी विक्टिम्स से, तो उसी तरह से आपके कार्यकाल में भी बेला भाटिया और
जयाद्रेज को रोक लिया आपकी पुलिस ने। यह समानता है आपकी और डॉक्टर रमन सिंह से। आखिर क्यों सामाजिक कार्यकर्ताओं को पीड़ितों से मिलने रोक दिया जाता है? जयाद्रेज कौन है आप नहीं जानते हैं, लेकिन सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जयाद्रेज को जानते हैं। मनरेगा और फूड सिक्योरिटी एक्ट में इस व्यक्ति की अहम भूमिका है, जिसे रोक लिया है आपकी पुलिस ने और शायद अब तक आपको खबर ही नहीं है। डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में भी फ्लैक्स लगते थे, होर्डिंग्स लगते थे, मीडिया जनसंपर्क विभाग जमकर गुणगान किया करता था और ठीक उसी तरह से जनसंपर्क विभाग आपके नाम का फ्लैक्स लगाता है, होर्डिंग लगाता है और खूब सारे वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज बनाता है और मीडिया हाउसेज में दिए जा रहे विज्ञापन को तो आपको इसके बारे में आपको पता ही है, क्योंकि इंटरव्यू के बाद विज्ञापन छपता है या विज्ञापन के बाद इंटरव्यूज छपते हैं। तो क्या सिस्टम है यह आप पहले भी जानते रहे हैं और मुख्यमंत्री बन जाने के बाद आप और बेहतर तरीके से सारा कुछ जानते ही हैं। राजभवन, मुख्यमंत्री का आवास, विधानसभा भवन, मंत्रियों के बंगले और ऑफिसर्स के आवास, इस तरह के कुछ कामों की निविदा आपने निरस्त कर दी है और कुछ कामों पर पूर्णतया रोक लगा दी है। आपने जब यह फैसला लिया तब यह लगा था कि हम रिपोर्ट्स की बात कर रहे थे सेगमेंट की शुरुआत में, तो जब देश में गरीबी बढ़ रही है मिडिल क्लास में या बहुत से लोगों में, दीगर लोगों में, तो छत्तीसगढ़ में भी यही हालात होंगे। राजस्थान पत्रिका की रिपोर्ट्स यह भी है कि 5-7 राज्यों में उन्होंने जो सर्वे किया उसमें यह पता चला कि निजी अस्पतालों ने जमकर लूटा है कोविड-19 के मरीजों को। तो छत्तीसगढ़ में भी यह हुआ है, यह मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं। और छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी के अलावा सब कुछ हुआ। इंजेक्शन की कमी हुई, जांच किट की कमी हुई, खराब जांच किट आए, खराब वेंटिलेटर आए, तो बहुत कुछ किया केंद्र सरकार ने गफलत और कुछ गफलत किया आपने। तो छत्तीसगढ़ भी कोविड-19 के सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की कमी को छोड़ दिया जाए तो सारा कुछ हुआ, सारी बदइंतजामी। नया रायपुर के लगभग 1000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट से जब आपने हाथ खींच लिया तब लगा था कि गरीबी और निजी अस्पतालों की लूट की रिपोर्ट्स के आधार पर कुछ आप आर्थिक पैकेज जैसा देंगे, जैसे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण घोषणा करती रही हैं या देती रही हैं, लेकिन आप सिर्फ चिट्ठी लिखने का काम किया करते हैं। क्यों नहीं आर्थिक पैकेज आपको देना चाहिए राज्य के लोगों को? लगा तो यही था जब आपने बड़े प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिए, लेकिन बाद में हमें पता चला आप अरपा की ओर चले गए और वहां भावुक हो गए। अरपा की ओर जाने से पहले, भावुक होने से पहले आप स्पीकर चरणदास महंत के यहाँ शादी में गए थे और पता चला कि सिर्फ 2-3 लोगों की मौजूदगी में यह शादी निपटा ली गई। मुख्यमंत्री जी 11,500 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, 13 मंत्री हैं आप सब, 1300 लोगों के घरों में तक तो जाना ही था सांत्वना देने के लिए, पीपीई किट पहन कर ही चले जाते। लेकिन आप शादी में जाते हैं सांत्वना देने, ना आप जाते हैं, ना आपका कोई मंत्री जाता है, ना आपके कोई विधायक जाते हैं। अपवादों को छोड़कर हम बात कर रहे हैं। तो जिस तरह से डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में नक्सल मामलों को लेकर स्थानीय और आम आदिवासी प्रताड़ित होते रहे, वह खेल आपके सरकार के कार्यकाल में भी जारी है। लेकिन आप खुश हैं अपने प्रचार से, तो हमारी भी शुभकामनाएं माता कौशल्या के भक्त भूपेश बघेल साहब आपको, कि आपकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ सारथी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ 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 हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ सारथी को सब्सक्राइब करें। और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए आप headline36.com में जा सकते हैं वीडियोस देखने के लिए और टेक्स्ट न्यूज़ को पढ़ने के लिए।